हेलो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस, यानी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे एसिड और बेस की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। अगर एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा। इधर आप देख रहे हैं राइट साइड में कुछ मेटल के नाम लिखे गए हैं। यह आपकी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है, यानी जो मेटल सबसे ऊपर लिखा गया है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इस मेटल की रिएक्टिविटी घटती गई है, डिक्रीज होती गई है। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, अभी इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले मैं जर्नल इक्वेशन लेता हूं। कोई मान लीजिए कोई मेटल आपका यम है, कोई मेटल आपका यम है, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं एसिड के साथ, क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना चीज पढ़ना है। अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अगर इसी मेटल की ही रिएक्शन में बेस से कराऊं तब भी आपका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन यानी H2 गैस आपकी रिलीज होगी, उड़ जाएगी। ठीक है, और ये साल्ट कैसा बनता है, जो मेटल आपने यहाँ पे लिया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल लिया है, जो भी मेटल लिया है उसी का साल्ट बनेगा। और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपने जो मेटल लिया है उसी मेटल का साल्ट बेस के साथ भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। तो चाहे एसिड के साथ कराइए चाहे बेस के साथ कराइए मेटल की रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना है। अब चलिए कुछ हम रिएक्शन ले लेते हैं। मेन रिएक्शन पे आता हूं मैं। जैसे आपका ले लिया जाए जिंक और इसकी रिएक्शन करा दी जाए HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, ये HCl के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए दो चीजें बननी चाहिए, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। कौन सा साल्ट बनेगा, साल्ट आपका बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा। ठीक है, और प्लस कौन सी गैस बननी चाहिए, हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। इतना तो आप जानते हैं बनना चाहिए, बना दिया आपने। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, अगर नहीं बैलेंस है तो यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देखिए दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे H2 लिखा गया लेकिन यहाँ पे केवल H है, तो इसको यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब इसको आगे हम एक एक्टिविटी से भी आपको दिखाएंगे। और एग्जांपल लीजिएगा, अगर हम यहीं पे ले लें मैग्नीशियम और इसकी भी रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 ये बनेगा आपका। इसको भी अगर नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए HCl है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। एक आपने HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, आप कोई दूसरा भी एसिड ले सकते हैं। अगर हम यहीं पे मैग्नीशियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें H2SO4, ये भी एसिड है आपका, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब भी साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सा साल्ट बनेगा, यहां से ये SO4 निकलेगा और मैग्नीशियम आपका सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा MgSO4
साल्ट बन गया और कौन सी गैस निकली यहाँ से, H2 गैस आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई भी एसिड लीजिए आप और मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखिए अभी तक हमने दो मेटल लिया है, जिंक लिया है और मैग्नीशियम लिया है। जिंक आपका ये रहा, मैग्नीशियम आपका ये रहा। कोई दूसरा भी मेटल ले लीजिए आप। अगर मैं इसी के साथ फेरस से कराऊं Fe प्लस H2SO4, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने जितना भी एसिड लिया हुआ है यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, कंसंट्रेट के भी साथ हो जाएगी। हमने मान लीजिए डाइल्यूट लिया है, डाइल्यूट को शार्ट में लिखते हैं DIL। डाइल्यूट का मतलब हो गया हल्का और कंसंट्रेट होता है मतलब गाढ़ा। ठीक है, अगर एसिड में पानी कम मिला है तो गाढ़ा होगा यानी कंसंट्रेट होगा। अगर एसिड में आप पानी ज़्यादा मिला देंगे डाइल्यूट हो जाएगा यानी फीका हो जाएगा। यहाँ पे मैं मान लीजिए डाइल्यूट एसिड ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसी डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन मैं फेरस से कराने जा रहा हूँ तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। इसको अलग कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जरा सा मैं मेटल देखिए चेंज करता हूँ। अभी तक जितना मेटल लिया था आपने, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं। अब मैं मेटल चेंज कर देता हूँ, कॉपर ले लेता हूँ मैं आपका। कॉपर की रिएक्शन में करा देता हूँ HCl ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए, कोई भी लीजिए, किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हो गया, अभी तक तो हमने बताया था कि मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन इसमें क्यों नहीं बनी। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं, जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं ये सभी मेटल, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड और बेस से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, निकाल देंगे। तो यह देखिए जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एसिड से, चाहे आपका एसिड आपका HCl है, H2SO4 है, एसिड से इन्होंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर मेटल हाइड्रोजन के नीचे है तब ये एसिड से हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेटल अब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। जब मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी एसिड से हाइड्रोजन को निकाल पाएगा। और अगर मेटल आपका हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा तब एसिड और बेस से हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे है। कॉपर की रिएक्शन आप HCl या H2SO4 से करा रहे हो तो कॉपर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, यानी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर अब एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, और इस ऐसा नहीं है कि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा कॉपर, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आपका कॉपर रिएक्शन देता है, लेकिन वो कंडीशन आपको यहाँ पे पढ़नी नहीं है, वो आपका अभी नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सी कंडीशन में आपका कॉपर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा एसिड के साथ। ठीक है, अब ये तो एसिड के साथ है। अगर मैं ये सेम प्रोसेस बेस के साथ कराऊं, मैं ले लूं आपका जिंक और यहाँ पे ले लेता हूँ NaOH। ठीक है, जिंक की रिएक्शन मैं बेस के साथ करा रहा हूँ, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। इसका फार्मूला होता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये ऊपर एरो का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन गैस है और ये उड़ जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। सोडियम जिंकेट बना, इसका नाम है फार्मूला आपका सोडियम
सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे एक ही जिंक है, यहाँ पे भी एक ही जिंक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 सोडियम लगा दिया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब जरा सा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहा है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन आपका हो गया। ठीक है, तो आप बेस के साथ भी देख रहे हैं, किसी भी बेस के साथ कराएंगे तो भी आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनना है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विथ मेटल, किसकी, एसिड और बेस की। दोनों के साथ ही क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये जो रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन को आपकी बुक में एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। इस एक्टिविटी को हम भी आपको दिखाने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, उसमें फिगर बना है आपका। फिगर में आप देख रहे होंगे आपका एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में आपकी एसिड ली गई है और उसमें कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाले गए हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा। HCl में आपके जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले गए हैं। अब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट होगी। अब ऊपर देखिए, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगाया गया है। उस कॉर्क से एक पाइप निकाली गई है, आउटर पाइप है वो। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस आपकी उस आउटर पाइप से होकर के बाहर निकलेगी। ठीक है, अब उस पाइप को सोप के सॉल्यूशन से गुजारा जा रहा है। सोप के सॉल्यूशन के थ्रू आप पास करेंगे तो इससे पता लगेगा ये कि पाइप से कोई गैस निकल रही है। अगर सोप सॉल्यूशन से पास ना करें तो आपको पता नहीं लगेगा कि कोई गैस पास हो रही है। जब ये सोप सॉल्यूशन से होकर के बाहर निकलेगा आपको पता लग जाएगा कि इस पाइप से कोई गैस बाहर निकल रही है, क्योंकि ये आपके बबल्स के फॉर्म में गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, तो क्या करेंगे, जो आपकी आउटर पाइप है जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसी आउटर पाइप के सामने एक आप बर्न कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लेके जाइएगा। ठीक है, जैसे ही आप बर्न कैंडल लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस तुरंत जल जाएगी और पॉप साउंड की आपको साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस पॉप साउंड देती है तो क्या बताएंगे आप, हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप आउटर पाइप के सामने मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये तुरंत ही आपके पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट के साथ आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल इक्वेशन देखिएगा, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो, अगर इसकी रिएक्शन में एसिड के साथ करा रहा हूँ तो ये 3 चीज़ें बनती हैं। साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। ठीक है, अब चलिए इसको मेन इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। मेटल कार्बोनेट ले लेता हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम मेटल है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसकी रिएक्शन मैं HCl के साथ कराता हूं। चलिए क्या क्या बनाना है, साल्ट बनाना है। साल्ट बना दीजिए, कौन सा साल्ट बनेगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ये यहाँ से अलग होगा, ये अलग होगा, तो सोडियम के साथ क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा NaCl, साल्ट बन गया। और बना दीजिए क्या, CO2 बना दीजिए और H2O, ये दोनों चीज़ें आपको बनानी ही है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये पक्का ऊपर उड़ जाएगी, इसीलिए एरो बना के ऊपर निकाल दीजिए आप। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 सोडियम दिख रहा है, यहाँ पे 1 ही सोडियम है, तो कुछ नहीं सोचना है, पहले आप दो जोड़ दीजिए फिर आगे सोचिएगा। अब 2 सोडियम हो गया, क्लोरीन देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो गई ना, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन कर दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्या बैलेंस है, 2 क्लोरीन हो गया, 2 सोडियम हो गया,
कार्बन कितना है यहाँ पे, केवल एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पे O3 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ही ऑक्सीजन है, दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन हो गया। 2H लिखा है यानी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी H2 है, रिएक्शन बैलेंस है। तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया हमारा। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए आप, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी भी रिएक्शन आप पहले HCl से कराइए। क्या बनता है देखिएगा, ये बन जाएगा, बनेगा आपका यही NaCl ही, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। ये दो फॉर्म में टू आयन से ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, उड़ जाएगी तुरंत। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे एक ही सोडियम है, यहाँ पे भी एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 1 3 ऑक्सीजन है, बच रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे H2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ठीक है, अब इसी के आगे देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। आप कैसे जानेंगे कि हमारी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? इसको नेक्स्ट पेज पे देखिए, आप फिगर में देखेंगे। आप आगे आपको फिगर दिखा रहा हूँ मैं। फिगर में एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में आप चाहे सोडियम कार्बोनेट लीजिए टेस्ट ट्यूब में, आपके टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट चाहे लीजिए आप, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, उसमें एसिड डाल दीजिए आप। अब जैसे ही एसिड डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगी। तो कैसे जानेंगे जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? इसके लिए आगे फिगर देखिएगा आप। फिगर में आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिएगा। अब ऊपर देखिए टेस्ट ट्यूब में ऊपर सबसे एक आपकी थीलियस ट्यूब ली गई होगी। उस थीलियस ट्यूब क्या काम है? उस थीलियस ट्यूब से धीरे धीरे ऊपर से आप HCl गिराते हो टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब उसी टेस्ट ट्यूब में एक आपको डिलीवरी पाइप निकली हुई दिखाई देगी। उसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर से एक डिलीवरी पाइप निकली होगी। अब जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर डिलीवरी पाइप से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और वो आपकी ब्रिस्क इफरेंस के साथ निकलेगी, यानी सनसनाहट के साथ निकलेगी। आपको पता लगेगा कि सनसनाहट के साथ पाइप से कोई गैस निकल रही है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कि सनसनाहट के साथ जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्या करेंगे आप? इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब आप लाइम वाटर में पास कर देंगे। निकलने वाली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाइप से निकलती रहेगी, उस पाइप को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही लाइम वाटर भरा रहेगा। और जब ये निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, आपका बना देगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बन जाएगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा। ये वाइट कलर का होता है, ये मिल्की वाइट कलर का होगा। जैसे ही आप इस निकलने वाली आपकी डिलीवरी पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसको आप लाइम वाटर में पास करेंगे, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एकदम मिल्की होता है, दूध की कलर का होगा। और इसी के फॉर्मेशन जब जैसे इसका फॉर्मेशन होगा, आप जान जाएंगे जो निकलने वाली गैस थी वो कौन सी गैस थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसी में कंटिन्यूसली पास करते रहें, थोड़े टाइम तक पास करते रहें, पाइप को ना निकालें, एक्सेस में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाइएगा। क्या बना है? अभी CaCO3 बना है और वाटर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पास करिए इसी में। आप तो पास कर ही रहे हैं, तो स्टार्टिंग में पहले ये बनेगा, फिर और पास करते रहिए इसी में, आप पाइप मत निकालिए। ठीक है, तो और पास किया हमने, अब ये बन जाएगा
CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। स्टार्टिंग में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बस ये रिएक्शन इतनी ही थी। आपने देखा जब किसी मेटल और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो ये तीन चीज़ें बनती हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपने प्रूव भी कर दिया एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से, कि निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आगे इस पूरी एक्टिविटी को आप इस फिगर में आगे देख सकते हैं। पुश करके थोड़ी देर तक आप इसको देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। यानी अगर एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्शन कराया जाए तब क्या होगा। एसिड है प्लस बेस है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर। अगर यानी कि हम एसिड और बेस की आपस में ही रिएक्शन कराते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, साल्ट मिलता है और क्या मिलता है साथ में, वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज साल्ट एंड वाटर, क्योंकि आपने एसिड और बेस दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक रह जाता है ना बेसिक रह जाता है, क्योंकि इन दोनों ने, एसिड और बेस दोनों मिला दिया आपने, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब जो सोल्यूशन मिलेगा ना तो एसिडिक रह गया ना तो बेसिक रह गया, वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यानी दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कैसे आप जानेंगे कि हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है, चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से करके देख भी लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमने फिनोल्फ्थालीन का सोल्यूशन लिया हुआ है। फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर है, ठीक है, उसका सोल्यूशन लिया हुआ है। इसको मैं बेस में डाल रहा हूँ। फिनोल्फ्थालीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थालीन आपका कलरलेस होता है। अब इसको मैं बेस में डाल रहा हूं, कौन सा कलर मिलेगा हमको, पिंक कलर मिला। जैसे इस इंडिकेटर को मैंने बेस में डाला, हमको पिंक कलर मिला। अब क्या करिए, इसी में पिंक कलर में, जो आपको पिंक कलर मिला हुआ है, इसमें आप फिर से ऐड करिए एसिड। जैसे ही एसिड ऐड करेंगे तो हमको फिर से सॉल्यूशन मिल जाएगा कलरलेस। ठीक है, जैसे आप इसमें एसिड ऐड करेंगे फिर आपका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा और फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया। अब इसी में फिर से जो आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसमें फिर से आप बेस ऐड करिए कोई। मान लीजिए बेस में हमने NaOH लिया हुआ है और एसिड में हमने लिया हुआ है HCl। जैसे ही फिर ऐड करेंगे ये आपका फिर से पिंक कलर रीअपीयर हो जाएगा। और फिर से अगर इसी पिंक कलर में मैं एसिड ऐड कर दूं फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने फिनोल्फ्थालीन में बेस ऐड किया तो सोल्यूशन आपका बेसिक हो गया। जैसे ही बेसिक मीडियम में हुआ ये आपका पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब इसी पिंक कलर में आपने जैसे ही फिर से एसिड ऐड किया तो सोल्यूशन कैसा हो गया, फिर से कलरलेस हो गया। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, ये वीक एसिडिक सोल्यूशन होता है। इंडिकेटर है लेकिन इसका मीडियम वीक एसिडिक होता है। इसमें आपने बेस मिलाया, इसका कलर पिंक हो गया। अब इसी पिंक कलर में आपने फिर से एसिड मिला दिया, ये कलरलेस हो गया। यानी इसका जो इफ़ेक्ट था बेस का जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया। आपने जैसे ही एसिड मिलाया, आप पहले जैसे थे कलरलेस थे, कलरलेस आपको सोल्यूशन फिर से मिल गया, यानी न्यूट्रल हो गया ना। जैसे ही आपने बेस मिलाया तो आपका मीडियम चेंज हो गया, आपको पिंक कलर मिल गया। लेकिन जैसे आपने फिर से एसिड मिला दिया तो ये बेस का प्रभाव इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। फिर से आप इसी न्यूट्रल सोल्यूशन जो आपको कलरलेस था पहले जैसा जो था
उसी पे आप दोबारा आ गए, इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। अब इसी में फिर से आप जैसे ही फिर से आपने ये फिर से पहली वाली प्रोसेस आ गई है, फिर से इसी सोल्यूशन में आपने जैसे ही फिर से बेस मिलाया, फिर से सोल्यूशन पिंक हो गया, यानी बेसिक मीडियम हो गया। सोल्यूशन में आपने बेस मिलाया, सोल्यूशन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया और पिंक कलर आ गया। फिर से आपने एसिड मिला दिया पिंक कलर में, जो आपका बेसिक इफेक्ट था वो फिर से गायब हो गया, एसिड ने ख़त्म कर दिया उसको, और फिर से क्या मिल गया आपको, कलरलेस सोल्यूशन मिल गया। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। न्यूट्रल होते ही हमारा कलर क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, या कह सकते हैं बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब इसको हम कुछ रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एसिड ले लीजिए, HCl है, और एक बेस ले लीजिए आपका NaOH है, क्या बनना चाहिए, साल्ट। कौन सा साल्ट बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा साथ में, वाटर बनने वाला है। अगर यहीं पे हम एसिड ले लें H2SO4 और बेस हम अगर यही रहने दें तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये आपका यहाँ से ब्रेक होता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। चलिए बेस चेंज करता हूँ, अगर मैं बेस ले लूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं एसिड ले लेता हूँ ये HCl, अब क्या बनेगा, अब यहाँ से अलग होगा और एसिड यहाँ से। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बेस में OH अलग करिएगा और एसिड में हाइड्रोजन अलग करिएगा। तो ये NH4, अब इसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और क्या बच रहा है, OH, और यहाँ का H क्या बन गया, H2O। इस तरीके से आप किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो एक साल्ट बनेगा और हमारा दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड की अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, दो चीज़ें बनती हैं, साल्ट और वाटर बनता है। देखें यहाँ पे एक मेटेलिक ऑक्साइड लिया गया है, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये ब्लैक कलर का होता है। अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड ले लूँ और ऊपर से HCl डाल रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनना है। इसका कलर ब्लैक कलर से चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप और क्या बोल सकते हो, ये रिएक्शन किससे मैच खा रही है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था एसिड और बेस की रिएक्शन। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते थे तो बनता था आपका साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे भी वही चीज़ें बन रही हैं, साल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे आपने ये एसिड लिया हुआ है और मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा रहा होगा, बेसिक, यानी आप बोल सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। सो द मेटेलिक ऑक्साइड आर नोन एज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, अब इसी के बाद एक रिएक्शन और है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ थी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊं। अब इस रिएक्शन को आप पहले देखे थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल होता है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। कैसा मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। कॉपर मेटल था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो किसका ऑक्साइड बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। तो मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं,
बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे है, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अभी आप करा चुके हैं इसकी रिएक्शन, तो क्या बना था, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और क्या बना था, वाटर बना था। यहाँ पे भी साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर OH लगा हुआ है समझ लीजिएगा बेस है, ठीक है। तो ये आपका बेस है और ये CO2 के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है एसिड और बेस ही आपस में रिएक्शन करते हैं तभी साल्ट और वाटर बनता है। तो इसका मतलब अगर ये बेस होगा, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, तभी साल्ट और वाटर हमारा बन रहा है। तो यानी आप बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।